नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। हिस्ट्री रिवीजन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग डे वाइज सीरीज चला रहे हैं हिस्ट्री रिवीजन की, जिसमें टॉप 500 एमसीक्यूज की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर देखिए आपको अपना पूरा सिलेबस हिस्ट्री का रिवाइज करना है, तो अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, वीडियो सारी अच्छे से फॉलो कर लेंगे, तो आपका पूरा रिवीजन जो है बहुत बढ़िया से हो जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, क्योंकि जो क्वेश्चन है एकदम लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का। ठीक, क्या बोला जा रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। अब ऐसा क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में बहुत आता है, यूपी पीसीएस में भी, आरओ में भी, कि क्रोनोलॉजी बताइए। तो देखते हैं। पहला बोला जा रहा है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ संधि। देखिए जो लखनऊ पैक्ट है ये हुआ था आपका 1916 में। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपके मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय कांग्रेस को भी ऐसा लगा और मुस्लिम लीग को भी कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है, एकता, उसकी जरूरत है, तभी अंग्रेजों के ऊपर हम लोग प्रेशर बना पाएंगे। तो जो कांग्रेस का सेशन था 1916 का लखनऊ में, वहां पे हुई थी लखनऊ संधि, ये ध्यान रखिए। फिर आगे बोला जा रहा है कोमागाता मारू इंसिडेंट। ठीक है, कोमागाता मारू घटना ये हुई है आपकी 1914 में, 1914 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आता है, ये है क्या? जो आपका कोमागाता मारू था ना, ये एक शिप थी। ठीक है, ये एक शिप थी जो आपकी कहां से जा रही थी? जापान से लेके कनाडा तक जा रही थी। ठीक, लेकिन कनाडा में इसको आपका डॉक करना था, वहां पे शिप से लोगों को उतरना था, लेकिन कनाडा की जितनी भी अथॉरिटीज थी उन्होंने मना कर दिया था कि ये लोग कनाडा में नहीं उतरेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो ये हुआ है आपके अप्रैल 1919 में। ठीक है, अप्रैल 1919 में लोग देखिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। और उस समय पे आपके जो कर्नल डायर थे वो आए, उन्होंने गोलियां चला दी, काफी जो लोग थे मासूम लोग, उनकी जान चली गई थी इसमें। कब हुआ? अप्रैल 1919। एग्जैक्ट डेट अगर याद रखनी है तो 13 अप्रैल 1919। फिर है आपका रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया? ये आया है आपका जब इसको लागू करा गया, ये है आपके फरवरी 1919 में। ठीक है, फरवरी 1919 में, ध्यान रखिएगा। और जो आपका जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था वो रोलेट एक्ट के खिलाफ ही हो रहा था, इसी के अगेंस्ट में हो रहा था। ठीक है, अब रोलेट एक्ट में ये था कि मान लीजिए अगर कोई भी अंग्रेजों को ऐसा लगता है कोई भी सस्पेक्ट है या उसने कोई गलत काम किया है, तो अंग्रेज लोग उसको अरेस्ट कर सकते हैं और किसके पास? न्यायालय के पास भी लेके नहीं जाएंगे। कम से कम एक फैसिलिटी तो थी कि आपने, अगर अंग्रेजों ने हमें अरेस्ट कर लिया, मान लो हम अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया, तो न्यायालय में जाएंगे, वहां से हमें बेल मिल जाएगी। लेकिन रोलेट एक्ट में था कि आपको न्यायालय के पास भी नहीं लेके जाया जाएगा। तो ये चीज जो है ध्यान रखिए, विदाउट ट्रायल जो था इसमें होना था काम सारा। ठीक है, और उसमें अंदर भरे रहेंगे जेल में। चलिए, तो आपका क्या कहते हैं, सबका टाइम बता दी। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको दिख रहा होगा क्या हुआ है, ये हुआ आपका कोमागाता मारू इंसिडेंट। ठीक है, फिर आपका लखनऊ संधि हुई है, फिर आपका रोलेट एक्ट आया है, फिर जलियांवाला बाग। तो करेक्ट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स वर हेल्पफुल इन द रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस इन 1916। 1916 में कांग्रेस में चरमपंथियों की वापसी में निम्नलिखित में से कौन से कारक सहायक थे? देखिए पहली चीज तो ध्यान रखिए, 1907 में क्या था, कांग्रेस में एक विभाजन हो गया था, स्प्लिट, जिसमें आपके मॉडरेट लोग अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट आपके उदारवादी और आपके गर्मपंथी ये लोग अलग हो गए थे। फिर 1916 में आपका जो लखनऊ में सेशन हुआ है, उस समय पे आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में तो पैक्ट हुआ ही, साथ में जो आपके मॉडरेट, जो आपके उदारवादी या नरमपंथी थे, और जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, ये दोनों भी वापस आ गए थे। ठीक है, और यही बोला जा रहा है कौन कौन से जो कारण थे वो सहायक थे। तो पहला आप कैनी बेसेंट के प्रयास, ये भी बिल्कुल सही है, इन्होंने काफी प्रयास किया था और होम रूल लीग की भी स्थापना करी थी। फिर बाल गंगाधर तिलक ने भी काफी प्रयास किया है। ये 1914 में जेल से छूट के आए थे, 6 साल की जेल हो गई थी 1908 में, तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, वापस आना ज्यादा सही है, तभी अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बन सकता है। फिर क्या है, सूरत के विभाजन के बाद कांग्रेस में निष्क्रियता, इनएक्टिविटी इन कांग्रेस आफ्टर सूरत स्प्लिट। देखिए जब से स्प्लिट हुआ था उसके बाद में जो मॉडरेट थे आपके नरमपंथी लोग, उनको भी समझ में आ रहा था कि कांग्रेस इतनी इफेक्टिव नहीं रही है, अंग्रेज लोग उसकी अब बात सुन भी नहीं रहे, ना ही ज्यादा उसमें सही से काम भी हो पा रहा था कांग्रेस में। तो उसमें उस समय पे आपके जो नरमपंथी थे उनको भी लगा कि ऐसा है कि हम लोग जो है साथ में आ जाए, वही सही है। तो तीनों आपके जो ऑप्शन है वो सही है। तो इस वजह से इसका जो कोड है वो कौन सा हो जाएगा? करेक्ट कोड हो जाएगा D1 2 एंड 3, सब कुछ जो है सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगले में बोला जा रहा है, देखिए तिलक ने जो होम रूल लीग बनाई है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है,
तिलक ने भी होम रूल लीग बनाई थी आपकी, और एनी बेसेंट ने भी बनाई थी होम रूल लीग। इनका मतलब ये, इनका उद्देश्य क्या था होम रूल लीग का, कि हमें भारत में क्या चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, ठीक है, सेल्फ रूल चाहिए या स्वशासन चाहिए। सेल्फ रूल या स्वशासन, इसका मतलब ये था रहेंगे हम लोग अंग्रेजों के अंडर में, ठीक है, लेकिन अपना शासन हम लोग खुद चलाएंगे, ठीक। अब पहली चीज क्या बोली जा रही है, तिलक की लीग ने स्वराज्य की मांग की लेकिन भाषाई राज्यों के गठन के खिलाफ थी। ये देखिए बिल्कुल गलत है। जो आपकी तिलक की लीग थी, होम रूल लीग, उन्होंने स्वराज्य की भी बात करी थी, साथ ही साथ में इन्होंने जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे, भाषा के आधार पे जो आपके राज्य बनने चाहिए, उसकी भी मांग करी थी। तो जो दूसरी स्टेटमेंट ये लिखी गई है ना अगेंस्ट, ये गलत है, तो पहली पूरी गलत हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी बोली जा रही है आपकी, जो तिलक की लीग थी वो पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। ये भी बिल्कुल सही। जो वेस्टर्न इंडिया वाला आपका रीजन है, महाराष्ट्र से ये थे, तो जो महाराष्ट्र के आसपास के थोड़े राज्य थे, सिर्फ वहीं तक इनका जो लीग का आपका ये इन्फ्लुएंस था वो ज्यादा था। दूसरी जो वाली जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा क्या बोला जा रहा है, गांधी जी ज्वाइन द तिलक होम रूल लीग मूवमेंट, ये गलत है, ठीक है। गांधी जी ने कोई भी लीग ज्वाइन नहीं करी थी, ना ही तिलक की ना ही एनी बेसेंट की, तो ये ध्यान रखिएगा, तीसरी वाली भी गलत है। कौन सी सही है आपकी, सही वाली है आपकी सिर्फ टू वाली। टू वाला आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और टू वाला किस में दे रखा है, ए में, तो टू वाली, ठीक है, ए वाला, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें यह बात बोली जा रही है कि तिलक ने जो होम रूल लीग बनाई है और जो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग बनाई है, इनके बीच में अंतर क्या क्या है, ठीक है, ये बात हो रही है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, तिलक के आने से पहले बेसेंट की होम रूल लीग शुरू की गई थी। बेसेंट होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बिफोर तिलक, ठीक है। तो इसका हम लोग एक बार टाइम लाइन देख लेते हैं। जो आपकी तिलक की होम रूल लीग है, ये आपकी इसका स्टार्ट हुई है अप्रैल में 1916 में, ठीक। और जो आपकी बेसेंट की होम रूल लीग है वो कब हुई है, ये हुई है आपके सितंबर 1916 में। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो तो आपकी गलत हो गई, ठीक, क्योंकि सबसे पहले वाली कौन सी आपकी लीग स्टार्ट हुई, वो हुई है तिलक की होम रूल लीग, ठीक। और क्वेश्चन में बोला जाता है बेसेंट की पहले हुई, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोला जा रहा है, तिलक की जो होम रूल लीग है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज थी और ज्यादा सिस्टमैटिक थी, ठीक है, ये ज्यादा सही है, व्यवस्थित ज्यादा थी। जो बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग है वो एक सिस्टम के हिसाब से काम करती थी, क्योंकि तिलक पहले भी कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। तो जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है ना आपकी, वो वाली आपकी सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका बी, टू ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है, तो मुदीमान कमेटी वॉज फॉर्म, मुदीमान समिति का गठन किस लिए किया गया था। देखिए जो मुदीमान कमेटी है, इसका गठन सबसे पहले तो हुआ है 1924 की शुरुआत में, ठीक है। ब्रिटिश सरकार जो थी उसी ने इसका गठन किया था। इसलिए करा था क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया में कानून आया था 1919 में, ठीक है, 1919 में, जिसको बोला गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो उसको स्टडी करने के लिए कि उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, कि जो भारत के लोग हैं उसके खिलाफ में प्रदर्शन करते रहते हैं, क्या कमियां, उसके लिए ये मुदीमान कमेटी आई थी, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम में दोषों का अध्ययन करना और उन्हें कम करना, ठीक है, डी वाला। टू स्टडी एंड पिन पॉइंट डिफेक्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ध्यान रखिएगा, मुदीमान कमेटी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिलेटेड है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ नई तालीम वॉज प्रोपाउंडेड बाय, नई तालीम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसने करा था, ये करा आपके महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने कब करा है, 1937 में। और ये नई तालीम क्या था, गांधी जी ने एक एजुकेशन पॉलिसी सोची थी कि नई तालीम के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें यह बोला गया कि इंसान का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हमने पढ़ लिख लिया, 12th कर ली और अपना क्या कहते हैं अपना साइन करने लग गए और अपना नाम लिख ले रहे हैं और बोला गया कि हम लिटरेट हो गए, एजुकेटेड हो गए, ऐसा नहीं है। आप हो गए, शिक्षित हो गए, लेकिन साथ में जो समाज में कमियां, उसके लिए भी आपको काम करना चाहिए। बाकी जितने भी इंसान हैं उनकी सबकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लोअर कास्ट से आप शिक्षित हो गए लेकिन तब भी लोअर कास्ट को गलत नजर से देख रहे हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट इंसान की होनी चाहिए। किसने बोला था, गांधी जी ने। और भी इसके काफी सिद्धांत थे, लेकिन अभी क्वेश्चन में कर रहे हैं तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि किसने बनाई थी, किसने प्रोपाउंड करी थी, तो वो महात्मा गांधी जी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नॉन वायलेंस अ टूल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज अडॉप्टेड बिकॉज, स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का एक उपकरण अपनाया गया था, क्योंकि क्यों नॉन वायलेंस का हमने यूज करा है, ये बोला जा रहा है। पहला तो ये है, अहिंसा राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को व्यापक बनाएगी, ठीक है, बढ़ा देगी, और वुड ब्रॉडन द बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सा जितना भी लोग होता है ना, वो नॉन वायलेंट अहिंसक तरीके से ही प्रोटेस्ट करने में यकीन रखता है, ठीक। अब मान लो हिंसा कर रहे हो, हिंसा करने में बहुत कम ही लोग आएंगे हिंसा करने कहीं पे भी। और हिंसा के खिलाफ क्या है, अगर आप हिंसा करोगे सरकार के खिलाफ, उस समय सरकार किसकी थी, ब्रिटिश लोगों की थी,
तो फिर वो आपको सप्रेस कर देगी। इसीलिए अहिंसा हमें यूज करना है, नॉन वायलेंस का यूज करना है। तो पहला वाला सही है। दूसरा बोला जा रहा है अंग्रेजों ने कभी भी कानून के शासन का पालन नहीं किया, ये गलत है। ब्रिटिश नेवर फॉलोड द रूल ऑफ लॉ, ये गलत है। ये जो हम अपने संविधान में आज रूल ऑफ लॉ देखते हैं, तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया हमने? अंग्रेजों से ही लिया है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में अच्छे से रूल ऑफ लॉ यूज किया है। रूल ऑफ लॉ क्या था? मान लो अगर हमें किसी को जेल में डालना है तो पहले हम एक नया कानून लेके आएंगे, ठीक है। किसी कानून की कोई सजा नहीं थी, तो पहले हम वो कानून लेके आएंगे और फिर उस कानून के तहत उसको जेल में भरा जाएगा, ठीक है। तो जो भी काम करना था पहले कानून आना था और फिर उसके खिलाफ में क्या, उसमें प्रोसीडिंग्स होनी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ लॉ को फेवर करते थे। कौन करते थे? अंग्रेज लोग। फिर आगे क्या बोला जा रहा है आपका? अनआर्म्ड ऑपोजिशन वाज नेवर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, ये गलत है, ठीक है। निहत्थे विपक्ष को अंग्रेजों ने कभी दबाया नहीं था, ये भी गलत है। क्योंकि अगर मान लो प्रोटेस्ट ज्यादा होने लगता था, अंग्रेजों को लगता था कि यार सब लोग जो है आंदोलन में जुड़ जाएंगे, ज्यादातर जनता, तो फिर वो उसको भी क्या कर दबा देती थी, सप्रेस कर देती थी। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है? सिर्फ पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका सी वाला, वन ओनली। क्या है? अगला देखते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है जो गांधी जी का स्वराज था उसको लेके हमें बताना है किस किस उसका क्या क्या मतलब है, ठीक है। गांधी जी के स्वराज को लेके बात करनी। पहला ये बोला जा रहा है जो स्वराज था वो लिंक्ड था किससे? अहिंसा और सत्याग्रह से, ठीक। ये तो बिल्कुल सही है। जो इनका स्वराज था, गांधी जी ने जो स्वराज की कल्पना करी थी उसमें ये बोला था एक तो अहिंसा होनी चाहिए और सत्याग्रह होना चाहिए, दोनों के साथ वो लिंक था। सत्याग्रह मतलब सच के रास्ते पे चलना है। आगे क्या बोला जा रहा है? इन्होंने बोला स्वराज की दो इंद्रियां हैं, एक राजनीतिक और एक राजनीति से परे, ये भी बिल्कुल सही है। किसने बोला था? गांधी जी ने। ये ध्यान रखिए कि थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो पॉलिटिकल भी इनका मतलब था और उसका बियॉन्ड पॉलिटिक्स का भी मतलब था। फिर ये भी बोला था कि स्वराज अगर हमें चाहिए तो इसके लिए कुछ समय लगेगा, मतलब हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, और कुछ समय के बाद में ही हमें स्वराज मिलेगा। ऐसा नहीं आज हम सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने और कल अंग्रेजों ने हमें आजादी दे दी, उसमें लगेगा समय। तीसरा वाला भी बिल्कुल सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। फिर क्या बोला जा रहा है? विद डिटर्मिनेशन स्वराज कुड बी ऑब्टेन्ड, इसलिए ये गलत है, ठीक है। ये बोला जा रहा है स्वराज आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी ने बोला था स्वराज के लिए आपको काफी मुश्किल होगी, आपको ऐसा लगेगा कि इस रास्ते को छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं, इसी रास्ते पे आपको डटे रहना है। तो पहली सही, दूसरी सही, तीसरी सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 वाला, ठीक है। ये वाला जो है आपके सही है। ये आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। इसमें भी देखिए आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी गांधी जी की फिलॉसफी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, उनके दर्शन पर, ठीक। गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द 18th सेंचुरी प्रणामी सेक्ट दैट एडवोकेटेड द यूनिटी ऑफ फेथ्स। गांधी जी 18वीं शताब्दी के प्रणामी संप्रदाय से प्रभावित थे जिसने आस्थाओं की एकता की वकालत की। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गांधी जी की जो मदर थी, उनकी जो माता जी थी, वो इसी संप्रदाय से थी। कौन सी? प्रणामी संप्रदाय से, प्रणामी सेक्ट से। तो इसीलिए वो इससे, इस संप्रदाय से प्रभावित भी थे। कौन? गांधी जी प्रभावित थे, ये चीज ध्यान रखनी है। आगे क्या बोला जा रहा है? गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थियोसॉफिस्ट। गांधी जी थियोसॉफी से प्रभावित थे, ये भी बिल्कुल सही है। थियोसॉफिस्ट जो लोग थे उनसे भी प्रभावित थे, ठीक। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? गांधी जी वॉज एन एडमायरर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ रोमांटिक्स लाइक वर्ड्सवुड। गांधी जी वर्ड्सवुड जैसे रोमांटिक लेखन के प्रशंसक थे, ये भी सही है। क्योंकि जो वर्ड्सवुड ने भी आपके लेखक थे, इन्होंने क्या करा था, ये बताते थे कि जो असली जिंदगी है वो आपकी गांव वाली जिंदगी, रूरल लाइफ है, ठीक है। वहां पर आप सिर्फ उतनी ही चीज का इस्तेमाल करोगे जितनी आपको जरूरत है। ऐसा नहीं अंग्रेज जो भी यहाँ पे मशीन प्रोडक्ट लेके आ जा रहे हैं, आप सबको यूज कर रहे हो, तो उसकी आपको शहरों में जरूरत पड़ेगी लेकिन गाँव में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये लोग इस प्रचार से भी गांधी जी क्या इसके क्या कहते हैं, प्रशंसक थे, ये ध्यान रखिएगा। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी सही, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वो होगा आपका डी वाला, 1, 2 एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। घबराओ नहीं, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर कुछ स्टेटमेंट पूछी जा रही है, बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रेसिडेंट रहे, कब? 1919 में। ये बिल्कुल गलत है, वो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। फिर उन्होंने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। ही अटेंडेड ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी गलत है। सिर्फ इन्होंने पहली, देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी? 3 हुई थी टोटल, पहली, दूसरी, तीसरी। इन्होंने सिर्फ पहली में पार्ट लिया था, दूसरी में पार्ट लिया, तीसरी में हिस्सा नहीं लिया था। तीनों में हिस्सा किसने लिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिया। लेकिन यहाँ पे तो जिन्ना के बारे में सवाल हो रहा है, सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी, तो गलत हो गया। फिर तीसरा वाला क्या है? तीसरा बोला जा रहा है कि ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। अभी वीडियो की शुरुआत में लखनऊ पैक्ट के बारे में बात करी,
लखनऊ पैक्ट में आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में उन्होंने एक संधि करी थी, तो उसमें एक बड़ा योगदान था मुस्लिम लीग की तरफ से, किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का। तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना वो सही है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी 1916 में। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका थर्ड वाला। तो करेक्ट आपका ऑप्शन कौन सा, वो है सी वाला, 3 ओनली, बाकी 2 गलत है, ये सही है। तो यही थे आपके क्वेश्चन। अब देखिए आप सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे 5, तो पूरा सिलेबस जो है ना आपका वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, बिना आपको कुछ और कहीं जाए हुए भटके हुए, यहीं पे आप रिवाइज कर लेंगे। एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।